योगी जी का दिया हुआ स्लोगन बड़ा ट्रेंड हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है रियल में? कांग्रेस को पता है जब देश एक रहेगा कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। ऑपोजिशन को तो जो करना है करें, उनका तो काम ही टांग खींचना। मोदी जी का ये तीसरा है, चौथा होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। अगर मोदी जी नहीं चौथा पांचवा, उसके बाद हु विल विन? 50 बार रिलॉन्च हो चुके अभी तक नहीं हो पाए। राहुल गांधी इज 40 एयर प्यूरिफायर हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर में, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आई विल नॉट ब्लेम पंजाब, आई विल नॉट ब्लेम यूपी। क्लीनिंग यमुना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के वर्ड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर हर टाइम पे इस चीज पे फोकस करते हैं। इंडिया टुडे इज अ ह्यूज ब्राइट शाइनिंग स्पॉट। हिमाचल प्रदेश ने बड़े बड़े वादे करे कांग्रेस ने, पर उनके पास अपने चीफ सेक्रेटरी तक को सैलरी देने के पैसे नहीं रहे। कश्मीर तो अपना हो गया अब, लेकिन एक उम्मीद पीओके की भी है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? ये एक लीडर की खासियत है। ही इज नॉट एम्बिवेलेंट, यार ये नहीं तो वो नहीं। मोदी जी स्पेशल, ही इज डिसाइसिव। मैंने जहाँ तक आपकी जर्नी देखी है, आप पहले इंजीनियर रहे, सेफोलॉजिस्ट बने, जर्नलिस्ट बने और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, और अब फाइनली आप बैठे हैं सागर शिना शो पर। क्या ये कभी उम्मीद करी थी? सागर जी, मैं कहता हूँ कि ये सब मैंने इसीलिए किया जिससे आपके शो पे बैठ सकूं। अरे बाबा, थैंक यू थैंक यू। इसको अलग से रील में लगाना। ठीक है। सो इंजीनियर का बैकग्राउंड से लेकर के जर्नलिस्ट, ये ट्रांजिशन इजी था क्या? इंजीनियर मुझे लगता है ऐसा बैकग्राउंड होता है जो कम बोलने वाला होता है, और एकदम अल्ट्रा बोलने वाला, ये कैसे? देखिए, 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि करेंगे क्या। तो उस वक्त पीसीएम का बहुत माहौल और भौकाल रहता था। अगर आपको याद होगा कि जनरली क्या है, मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 की तरफ में। तो पढ़ाई में अच्छे थे, पर मैं जनरली जब मैं मेरी स्कूलिंग दिल्ली कॉलेज से हुई थी, तो मेरा डिबेट्स में बहुत पैशन शुरुआत से रहा था और पब्लिक इश्यूज में बहुत पैशन रहा है। मैंने देश भर के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इंडिया को मॉक पार्लियामेंट है, सब जगह मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। कॉलेज के लेवल पे, ओके। इंजीनियरिंग के पहले स्कूल के लेवल पे, दून, इन सब में मेरा स्कूल पे गया था। तो मुझे हमेशा ऐसी फील्ड चाहिए थी जहाँ मैं अपने कार्य को जनता के करीब रख सकूं, और दूसरा, मैं कुछ अगर कार्य करूं तो उससे जनता में नैरेटिव शेप हो सके। तो पहले इंजीनियरिंग इसलिए करी थी क्योंकि पीसीएम लिया था। उस वक्त ज़्यादा पता नहीं था फिलॉसफी और दूसरे के सब्जेक्ट्स क्या ले सकते हैं, और उस वक्त सब यही कहते थे अरे इंजीनियरिंग करो। और इंजीनियरिंग करी थी। फिर मेरा आईआईटी बीएचयू से भी हुआ था, पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच चाहिए थी, तो फिर मैं एमआईटी मणिपाल से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी थी। और वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन रहा था, क्योंकि मणिपाल गेव मी ह्यूज एक्सपोजर, क्योंकि वहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब से लोग आते हैं, वहाँ पे केएमसीबी ये सब है। सो इट कैन बी हेवन और हेल फॉर एनीबॉडी। तो पहला साल तो मैंने सिर्फ पहला साल तो मैं समझने में चला गया पूरे कॉलेज में। जब मेरे ब्रांच में मैं आया तो मेरे को ब्रांच बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो पढ़ने भी मजा आया, और साथ में मैं ड्रामेटिक्स भी करता था। पब्लिक प्लेसमेंट सेल के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया मैंने। तो फिर धीरे धीरे जो मेरे दिल के करीब इशू चीज़ें थी, मॉक यूएंस करी मैंने, वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। और पढ़ाई में मजा इसलिए आता था कि कोई भी चीज को मैं, आई एम बेसिकली मैन हु इज हंग्री फॉर नॉलेज एंड हु लाइक्स व्हेन आई एक्सपोज्ड माई सेल्फ टू नॉलेज। जैसे आज भी अगर मैं डिबेट करता हूँ, अगर मैं पढ़ के नहीं करूंगा तो बेशक डिबेट अच्छी हो, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, बिकॉज आई लाइक टू गिव समथिंग टू अ टॉपिक सो दैट आई ऑल्सो ग्रो एंड लर्न ऑन इट। तो इंजीनियरिंग इसलिए मुझे अच्छी लगती थी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मेरे जो टीचर्स थे, जैसे अभी जो मेरी टीचर थी पल्लवी आरमाने, वो भी एचओडी है वहाँ की, तो ये सब बहुत मुझे समझाते थे इन डेप्थ। और मैं ऐसा बंदा, देखिए दो तरीके के इंजीनियर्स होते हैं। एक होते हैं कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले 5-10 किताबें होंगी, उससे पढ़ लेंगे और मार्क्स लेंगे। दूसरे बहुत कम होते हैं जिसमें क्या है, वो क्लास में ध्यान देते हैं। इंजीनियरिंग में जनरली लोग पीछे बैठते हैं। मैं फर्स्ट बेंचर था, और मेरा ये था कि अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं उस 1 घंटे के लेक्चर में मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करूंगा। मुझे कोई डाउट है तो हर उसके बाद में आधा पौन घंटा टीचर के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो होता क्या था, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक क्लासेस जब खत्म होती थी, तब तक आई वाज ऑलरेडी थ्रू। तो मुझे उसके बाद सिर्फ 1 घंटे का ही समय होता था कोई चीज को पढ़ने के लिए। फिर मेरे पास बाकी 5 से 6 घंटे बचे रहते थे। तब बाकी लोग पढ़ते थे, तब मैं जाके एक्स्ट्रा करिकुलर अपनी एक्टिविटीज करता था। तो दिस इज हाउ आई कुड बैलेंस द टू। ये चीज आपका टीवी पे भी दिखा है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला जब चल रहा था उस टाइम, जो मैंने देखा था आपको,
अलग पर्सपेक्टिव होता था आपका, जी और आपके लॉजिकल रीजनिंग्स, जो इस तरह की बातें आप करते थे वो अलग होता था। जी न्यूज़ ट्रेडिशनल अलग चलता था जी और आपकी एनालिसिस अलग चलती थी। बहुत बेबाकी के साथ आप सुशांत सिंह एनालिसिस में राजपूत वाला क्या आपने मजा करा आता है था। सागर जी कि आप मतलब सी इलेक्शंस व्हाई आई लव्ड डूइंग एंड कंटिन्यू टू हुँ, डू इट बिकॉज जब मैं ग्राउंड पे ट्रैवल करता था मुझे ये पता था कि उस सब्जेक्ट पे हुँ, आई हैव द मैक्सिमम नॉलेज एंड डेटा। तो अगर मैं देश के किसी भी व्यक्ति के साथ बैठूं, हुँ, भले कोई भी नेता हो कोई भी हो, मुझे पता है आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। हुँ, आई ऑलवेज बिलीव दैट जो भी फील्ड में लोग आगे बढ़ते हैं उनको उस फील्ड की बारीकी पता होती है एंड लाइफ में एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पॉलिटिक्स जनरली जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं एनालिस्ट होते हैं वो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस के पर्सपेक्टिव से रखते हैं। हुँ, हुँ, मुझे क्या, और पॉलिटिशियन क्यों हमेशा एक एज में रहता है, क्योंकि वो जमीन में लोगों के बीच में रहता है हुँ, और इतने लोगों को वो सुनता है हुँ, और फर्स्ट हैंड उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तभी आप सोचते हैं कि पॉलिटिशियन ये क्यों बोल रहा है, इससे वोट कैसे मिल रहे हैं। वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज नोबडी गेट्स द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड दैट अ पॉलिटिशियन हुँ, गेट्स। सो आई हुँ, ऑलवेज हैड दिस थिंकिंग फ्रॉम डे वन हुँ, दैट पॉलिटिशियन इज द स्मार्टेस्ट मैन व्हेन इट कम्स टू इलेक्शनरिंग एंड पॉलिटिक्स। सो मुझे क्या है, वो अपॉर्चुनिटी मिली ट्रैवल करने की, हुँ, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज सेकंड टू नन। So that is where I could be in this field and I loved doing it. न्यूज पढ़ने में मुझे कोई मजा नहीं आता था। हुँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी why I loved it because I knew this is a story of a man who represented the aspiration, जिसने एस्पिरेशन रिप्रेजेंट करी करोड़ों ऐसे युवाओं की जिनकी दिल में एक उम्मीद रहती है कुछ बड़ा करने की, हुँ, जिनका कोई माई बाप नहीं होता और वो कुछ बड़ा करते हैं, फिर उनके साथ कुछ परसेंटेज लोग साजिश करते हैं और वो अपने उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। हुँ, और अगर मैं गलत कर रहा होता देखिए तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से पब्लिक जो होती है सबका सही बैरोमीटर होती है। जब आप पब्लिक के करीब होते हैं तो जो लोग पब्लिक के करीब नहीं होते वो आपको रिडिक्यूल ही करते हैं। हुँ, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर are men who are great in their batting. सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी आर ग्रेट कैप्टन्स। हुँ, अब अगर आप जो मेजोरिटी कमेंटेटर्स को ऑब्जर्व करेंगे जो कमेंट्री करते हैं उसमें से 50-60% वुड नॉट इवन हैव अचीव 20-30% ऑफ व्हाट दीस पीपल वुड हैव। ट्रू, बट ट्रू, वो ऐसी बातें करेंगे जैसे ऐसा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। दे आर हुँ, डूइंग देयर हुँ, जॉब। बट सो इट इज योर चॉइस एज अ मैन और एन इंडिविजुअल इन अ फील्ड whether you want to be the commentator or whether you want to be in the thick of action. I हुँ, like being in thick of action. ट्रू। तो उससे पहले कभी मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से? मेरी कभी जिंदगी में सुशांत से उसके मुलाकात बाद नहीं हुई। फैमिली से कम्युनिकेशन वगैरह? फैमिली से कम्युनिकेशन रेगुलरली है। हुँ, आपके पर्सपेक्टिव से क्या कंक्लूजन निकला था उसका? हालाँकि अभी भी वो हाँ, विवाद ही देखिए है। इट्स अ सबजुडिस केस, हुँ, इसलिए मेरे को कहने में इट विल नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट। हुँ, हुँ, बट जब मैं कर रहा था मैं इस बात पे आश्वस्त था कि इट वाज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। हुँ, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने जो देखा है आपके, कुछ ऐसे भी इवेंट हुए हैं आपके साथ जो अदर मीडिया पर्सन आपके साथ सहमत नहीं होते थे, हाथापाई तक बात पहुँची है? ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, अब तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हुँ, मैंने मीडिया को बहुत क्लोजली देखा है एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत यंग एज पे मैं न्यूज़ डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचा। हुँ, बहुत यंग एज पे मैं एक ऐसे चैनल के साथ में काम किया और एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में उस वक्त मैंने काम किया जिसको पूरे देश हम लोग वो देखता था। हुँ, उस वक्त डिजिटल का इतना बूम नहीं था। हुँ, हुँ, और उसके बाद तो अक्रॉस गॉड हैज बीन वेरी काइंड विथ मी। जब आप कोई कार्य करते हैं, कुछ लोग आपसे डिसएग्री करते हैं, आई डोंट ब्लेम दैट। आप भी आज पॉडकास्ट का चैनल करेंगे और आपकी मिलियन व्यूअरशिप आ रहे हैं, तो जिनकी मिलियन व्यूअरशिप नहीं आएगी उनको दिक्कत होगी। सो आई डोंट हुँ। टेक एनीथिंग टू हार्ट, आई एम नथिंग, लव नो लव लॉस्ट फॉर एनीबॉडी, इट्स फाइन। तो आपके हिसाब से अदर जर्नलिस्ट में ऐसा क्या होता है जो आप में अलग है? अब तो मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं, जब तो उस टाइम इसलिए पे थे? हुँ, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से सब अपने सबको जो सही लगता है वो करते हैं। हुँ, सबकी एक शैली है, सबका एक तरीका है करने का। और अब सब लोगों को अल्टीमेटली जो उनका केआरए होता है हुँ, वो उनको डिलीवर करना होता है। तो मेरा तो केआरए यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। हुँ। एक तो शायद ये भी था कि इंडिया न्यूज़ में जब आप थे, उस टाइम पे पुशअप वगैरह भी कुछ लगाए थे। राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ किया था आपने? नहीं, मुझे वो क्या बहुत था? अच्छा, अगर देखिए कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति होगा और लॉजिकल मैं बात करूँगा, हुँ, मेरे बताइए हम लोग फिटनेस की बात करते हैं।
क्या पुशअप लगाना एक अपराध है? मेरे हिसाब से तो नहीं, कोई बिल्कुल अपराध नहीं। नहीं है। अब अगर भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में राहुल गांधी पुशअप लगा सकते हैं, हुँ, जिसको सब उनके चाटुकार चिल्ला चिल्ला के कहते थे, ओ राहुल फिट फिट फिट, ये सब है, हुँ। भाग सकते हैं रैंडमली, बर्फ के गोलों के साथ खेल सकते हैं, तो एक मध्यम वर्ग के परिवार से आया हुआ व्यक्ति, हुँ, जिसका गांधी परिवार जैसा कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, जिसकी कोई पीआर मशीनरी नहीं है, हुँ, अगर वो ये कहे कि कांग्रेस पार्टी की उतनी सीटें आएंगी जितनी मैं पुशअप लगाऊंगा, तो उसमें क्या गलत है? या तो आप कह रहे हो कि पुशअप लगाना एक अपराध है, तो मतलब आप हर उस व्यक्ति के खिलाफ अपनी बात को रख रहे हो जो हेल्थ पे विश्वास रखता है। हुँ, मैं तो दो मैसेज देने का प्रयास कर रहा था। ए, कि फिट रहना जरूरी है किसी को भी फील्ड के अंदर, फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ, फिट भारत हमारा मिशन है, वर्ल्ड ओवर लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, हुँ, और हमने कोविड काल में भी देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, हुँ, तो ये तो इतना पॉजिटिव मैसेज है। दूसरा, एक क्रिएटिव लिबर्टी है। अगर मैंने बोला कि 2.5 पुशअप मैंने लगाई और उतनी सीट कांग्रेस की आई, तो फैक्चुअली उतनी सीट ही कांग्रेस की आई। और हुँ, मेरे को आप अगर देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो उस इंसिडेंट के बाद में हुई थी। उस भारत हुँ, जोड़ो यात्रा के अंदर तो राहुल गांधी हर तीसरे दिन पुशअप लगाए थे। हुँ, तो आप तो कहें कि हमसे वो सीखें जाके चीजें, देर बस फर्क ये है कि उनकी जमानत जब्त हो गई। हम एक ऐसे नेता के लिए काम कर रहे हैं हुँ, जिनको दुनिया जो है रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों का कार्य करते हैं। हुँ। तो वो मुद्दा क्या था कि मतलब आप जितने पुशअप लगाओगे, उतनी उतनी ही सीटें सीट उनकी कांग्रेस की आएगी। आएंगी, और जेन्युइनली उतनी आई थी। मैंने 2.5 पुशअप लगाए थे। हाँ, प्रियंका वाड्रा जो है वो लड़कियों लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, उनके 99% 90% सीट्स पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। हुँ, और कांग्रेस पार्टी जहां जहां प्रियंका वाड्रा कैंपेन करी थी वो हारी थी। हुँ, तो हार्ड फैक्ट, जो 2 सीट भी कांग्रेस जीती थी, एक प्रमोद तिवारी की बेटी थी जो उनका पुराना गढ़ था, उसने जीती, और दूसरा तो कांग्रेस के टिकट के नाम पे कांग्रेस को वोट इक्वल टू नोटा आए थे। तो ओके। उनको तो इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। पर क्या है कि हुँ, कांग्रेस पार्टी देश के जड़ से कंप्लीटली अलग हो चुकी है, हुँ, हुँ, और वो एक टुकड़े टुकड़े माइंडसेट की पार्टी है। तो इसलिए वो कभी नहीं ऐसे लोगों की इज्जत कर सकती जो मध्यम वर्ग या गरीब परिवार से आते हैं और अपनी काबिलियत के दम पे कुछ इस देश में करना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। उनको सिर्फ ऐसे लोगों की से प्यार है जो एंटाइटल्ड ब्रैट्स हैं या एंटाइटल्ड किड्स हैं। आई डोंट रिप्रेजेंट एन एंटाइटल्ड इंडिया। आई रिप्रेजेंट individuals who work, who have the blessings of their parents, goodwill of their parents, जैसे हर मध्यम वर्ग परिवार का व्यक्ति होता है, और जो अपनी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। तो क्या यही कारण है कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ घूमते हैं? ये साबित तो जो करने के लिए कि 50 मैं साल में व्यक्ति कभी भी लोधी होटल की जिम से और अपने घर बड़े से घर कोठी से बाहर नहीं निकला, हुँ, जो जिसका खुद एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, और जो कभी इस देश में कभी उसने संघर्ष करना नहीं सीखा। कि देखिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज भी राहुल गांधी की देखेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, हिज आइडियाज आर एब्सोल्युटली नॉट ओरिजिनल, और उनके जो आइडियाज हैं वो देश को पीछे करने के आइडियाज हैं। हुँ, जब दुनिया बात करती है कि भाई इकॉनमी, अभी लिज ट्रस करके यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी कल ही एचटी लीडरशिप समिट में बोला कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई थर्ड टाइम रिपीट हुआ हो। अभी वर्ल्ड ओवर ऐसी स्थिति है कि 5 इयर्स में गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं। हुँ, डेमोक्रेट्स को आप देख लीजिए यूएस के अंदर, यूनाइटेड किंगडम आप देख हुँ, लीजिए, अब आप कुछ समय में कनाडा में वो जो इमेच्योर किड है हुँ, ट्रूडो, अब वो देखेंगे, वो आप हारेगा। तो इसमें अगर आप इतने बड़े देश में 36.7 37% वोट शेयर के साथ में, मतलब लगभग आप लेके चलिए 20-25 करोड़ से ज्यादा लोग अगर आपका समर्थन करते हैं हुँ, गवर्नेंस में रहने के बाद भी, हुँ, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मैं आपके साथ बहुत समय 24 घंटे का समय बिताऊं हुँ, और सालों तक बिताऊं, आप भी बोलोगे यार थोड़ा बोर, आपको कोई मेरी चीज अच्छी लगी, कोई बुरी लगी, आप भी खामियां ढूंढना चालू हुँ, करोगे। ह्यूमन प्रवृत्ति है। वी आर हुँ। ट्रेन्ड टू बी अनफॉर्चुनेटली पेसिमिस्ट, तभी इतना जो है आजकल की पूरी एक इकोसिस्टम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है, ट्रू, ट्रू, और एक ट्रू। इंडस्ट्री ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है। आपने कभी हुँ, सुना है इंडस्ट्री ऑफ नेगेटिव थिंकिंग? तो नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ, व्हाई डज द इंडस्ट्री ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग वर्क हुँ, टुडे? Because unfortunately the human being in is trained to be, हुँ, and the society is such that people have started to think negatively as a matter of habit, which is not the human psyche. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जब होता है उसमें कितनी मासूमियत होती है, हुँ, परंतु समाज की कंडीशनिंग आज ऐसी हो गई है इतने कंपटीशन में
कि हम लोग एक दूसरे की ग्रोथ में ऐड नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचने में आधा समय अपना बिता देते हैं। उससे जितनी हमारी ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है, दूसरे की भी ग्रोथ कम हो जाती है, उससे देश को नुकसान होता है। लेकिन अपोजिशन का तो काम ही वही है, टांग खींचना। नहीं, ऑपोजिशन नहीं, मैं जनरल सोसाइटल अच्छा। बात कर रहा हूँ। ऑपोजिशन को तो जो करना है करें, उनका तो काम ही टांग खींचना, परंतु राष्ट्रीय हित के मुद्दों में मेरे हिसाब से एक सहमति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म के मुद्दे पे देयर हैज टू बी अ बाइट पार्टिसन एग्रीमेंट। जैसे सिख फॉर जस्टिस का जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, अब वो अगर एक नेता राहुल गांधी का ओपन समर्थन कर रहा है, तो कोई भी लाइक माइंडेड पैशनेट और पेट्रियोटिक व्यक्ति जो होगा वो उसका ओपन खंडन करेगा, पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसका ओपन खंडन नहीं किया है। और फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 बार ऐसा हुआ है। उसके बाद जब एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर भी क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, ये भी एक सवाल के दायरे के अंदर आता है। तो मैं पेट्रियोटिक और इंटेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी को क्वेश्चन करता हूँ। दिस इज नॉट द कांग्रेस पार्टी ऑफ द अर्लियर टाइम, दिस इज नाउ बिकम अ फ्रंट ऑफ फोर्सेस विच वांट अ वीक इंडिया एंड विच वांट अ डिवाइडेड इंडिया। अगर आप उनके मैनिफेस्टोज को भी डीपली स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स कांग्रेस की भी कई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर कि आप जीतते ही जीतते रहें, परंतु आज नेशनल स्तर पे ये तो तय हो चुका है कि देश की जनता, भले गरीब जो है और मध्यम वर्ग और अपर मिडिल क्लास, वो मोदी जी में पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, क्योंकि उनको पता है ये आदमी देश का नुकसान नहीं कर सकता। आप ये जरूर कह सकते हैं आपने 10 वादे किए, 6 करे, 7 करे, कोई कहेगा 10 में से 10 किए, पर मैं इस बात का आपको गारंटी दे सकता हूँ और किसी से भी मैं डंके की चोट पे इस पे बहस कर सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत देश को आगे ले जाने की। शायद इसीलिए एक पॉडकास्ट में, इलेक्शन से पहले का वो पॉडकास्ट था, उसमें आपसे पूछा गया था कि बीजेपी जीतेगी, ऐसा वो पूछ रहे हैं। आपने कहा था बीजेपी मोदी जीतेंगे। हाँ। तो एक चीज मेरे मन में आया कि मोदी जी का ये तीसरा है, चौथा होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। होगा। तो अगर मोदी जी नहीं, चौथा, पांचवा, उसके बाद हु विल विन? देखिए, वो बहुत आगे की बात है और अपने आप सर्कमस्टेंसेस जिस हिसाब से एक लीडर को जन्म देते हैं। वी हैव वेरी केपेबल लीडर्स इन आवर पार्टी एंड देयर आर वेरी केपेबल लीडर्स अक्रॉस, एंड आई एम टेलिंग यू कि आप ना इस देश के कॉमन जनता का जो विजडम है उसको क्वेश्चन इज बियॉन्ड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1990s का आप दौर देखेंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, उसका मैंने रिसर्च करी कि तब 10 बार जो है सरकारें बदली थी और उसके लोगों को लगा था कभी भी एक परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सकती। और आज आप देखिए, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। आप अपने माता पिताओं सबसे पूछिए कि 30 साल पहले की बहुत सी पूर्ण बहुमत की नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। सो दिस कंट्री इज वेरी वाइज, और इसीलिए हम सब लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बावजूद आज एक टॉप 5 इकोनॉमी में, आस्क एनीबडी, 40 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। जिस देश में 40 साल पहले, 50 साल पहले एक फोन कॉल लगाने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था, आज वो देश दुनिया में फिनटेक रेवोल्यूशन को स्पीयरहेड कर रहा है, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 है, वहाँ चीपेस्ट डेटा है, वहाँ इतने स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम पर हैं। इज दैट नॉट अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन? एंड दैट टू अ कंट्री व्हिच इज जस्ट हैज, जिसको आजाद हुए से 70 और साल से ज्यादा हुए हैं, 1947, और अभी हम 2024 के अंदर which is there, तो कितने कम समय में तो this is what speaks volumes about the strength of our democracy, which PM keeps speaking about. इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी जी का पूरी दुनिया में भौकाल चलता है। इसमें देखने को समझ में आता है, मुझे लगता है एक आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसकी इज्जत अलग है जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता था। मैं बताऊं क्या, क्योंकि मोदी जी ने देश को इतना घूमा है, कोई व्यक्ति अभी तक, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने 10 साल तक, 10-20 साल तक देश का भ्रमण किया हो, नॉर्मल कोई व्यक्ति के उसके बगैर। 20 साल तक 10 साल तक वो 10 साल तक वो गुजरात, मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर 12-13 साल रहे हो और 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो। मतलब एक भी पॉलिटिकल पिलर का ऐसा पहलू नहीं है जो ना बूथ से लेके टॉप तक जिसमें नरेंद्र मोदी जी को ने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक भी गवर्नेंस का ऐसा पहलू नहीं है जो उसको उन्होंने खुद एक्सपोज नहीं किए हैं, जिसमें वो खुद एक्सपोजर उनको नहीं मिला है। दिस इज मतलब अकल्पनीय, जो कहते हैं ना, वंस इन अ सेंचुरी थिंग। मतलब एक बूथ में भी क्या हो रहा है उनको पता है,
एक मंडल में भी उनको पता है क्या हो रहा है, पता है, और एक स्टेट पे भी उनको पता है क्या हो रहा है, नेशनली पता है। और सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपना 70%, 60-65% राजनीतिक जीवन एक ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर गुजारा जहां पूरी एंटी ऑपोजिशन फोर्सेस थी, कांग्रेस की सरकार हर दिन षड्यंत्र करती थी कि उनको किसी भी तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री से हटाया जाए। ही सर्वाइव्ड दैट एंड कन्वर्टेड अ स्टेट व्हिच वाज नोन फॉर अनस्टेबल गवर्नमेंट टू बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन गुजरात टू बी रिपीटेड फॉर 3 consecutive टाइम आफ्टर मेनी ईयर्स। ये कितनी बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए सब लोगों ने बोला था, अरे गुजरात से आएंगे, दिल्ली का क्या पता है उनको क्या होगा, क्या उनको फॉरेन पॉलिसी पता है। ही हैज चेंज्ड द ग्रामर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. Why? Because he knows that he is representing the strength of 140 crore people, which for a corporate or a big conglomerate is a huge market, which for any other democracy is a huge partnership. And he knows I am playing on the strength. And he knows when the strength and the energy of this great nation is utilized and capitalized and broadcasted and told to the world, sky is the limit. ये पास्ट के प्रधानमंत्री जो नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, एक दुर्गादास गुप्ता की किताब है जो इंडियन फ्रीडम की तरफ में लिखी गई थी, जिसमें जब आजादी मिल रही थी, गांधी और उनका एक एक्सर्प्ट है जिसमें महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि नेहरू wants Englishmen to go but अंग्रेजियत to continue. And commentators at that time had called Mr. Nehru as an Englishman in brown skin. तो उनका जितना भी पर्सपेक्टिव था, ये मैंने आप चेक करिए, दुर्गादास गुप्ता इज अ वेरी फेमस राइटर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ही हैड रिटन ऑल ऑफ दिस। क्योंकि नेहरू जी की जितनी भी सोशल कंडीशनिंग हुई थी वो अब बाहर हुई थी, फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू हुई थी, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। तो ही डिड नॉट अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, इफ आई फील, फ्रॉम आर इंडिक पर्सपेक्टिव, विच इज व्हाट वी स्पीक इंडिक रेनेसांस। मोदी जी की जितनी भी नॉलेज गैदरिंग है, अंडरस्टैंडिंग देश की, वो इस देश के लोगों को जीकर उनके बीच में रहकर है। इसीलिए उनके थॉट प्रोसेसेस ओरिजिनल है, और इसीलिए आज इतने ग्लोबल कैलामिटी के बाद भी हम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन हर फील्ड के अंदर है। हम लोग डिफर कर सकते हैं, बट अगर आप एक ग्लोबल मैक्रो लेवल पे किसी भी से भी दुनिया में बात करोगे और एक डिस्पैशनेट स्टडी आप पाओगे, मेरा ये मानना है, और ये फैक्ट्स भी कहते हैं कि इंडिया टुडे इज अ ह्यूज ब्राइट शाइनिंग स्पॉट। और ये चीज़ तो हमने देखा है, ट्रम्प अभी इलेक्शन जीते तो पहला फोन कॉल पे जो बात हुआ वो मोदी जी से बात हुई थी। इनफैक्ट मैं आपको ट्रम्प से बात करूं, ट्रम्प इज डूइंग प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई मैं गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को कम करूंगा, जिसका डीओजे के इन्होंने इंचार्ज एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को बनाया है। Prime Minister Modi in the last many years has removed more than 1000 old anti-dated central laws. So what I'm saying is that many people now globally are following the India's way, and everybody knows what you can't mess with this country, and Modi, you cannot push and pull Modi to get your thing done. He will ultimately do whatever is in his country's interest. ये एक मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेंज है। अभी जैसे टैरिफ वॉर वगैरह भी हम लोग सुन रहे हैं कि टैरिफ बढ़ सकता है, बाकी देशों के लिए तो चलो समझ में आता है, लेकिन हमने देखा कि इंडिया के साथ, मोदी जी के साथ स्पेशली, ट्रम्प के अच्छे रिलेशन है, तो ये टैरिफ वॉर में इंडिया का फायदा होगा, नुकसान होगा, ये क्या होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, क्योंकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि क्या होगा। इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर एंड इमेच्योर ऑन माय साइड टू से, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड इट इन डिटेल, बट व्हाट आई कैन अश्योर यू फॉर श्योर इज व्हाटएवर विल हैपन, India's interest will be protected. That is something which I am assured about. इसके क्या मेजर रीजन है? Because I know if you see historically, and I'll give you a small anecdote. जब वर्ल्ड ओवर यूएस सैंक्शन लगा रहा था कि अब रशिया के साथ में ऑयल नहीं परचेज कर सकते, हिंदुस्तान ने रशिया के साथ ऑयल भी परचेज किया। और अभी आप 3 हफ्ते पहले हरदीप पुरी जी का एक इंटरव्यू देखिए, जब ही वो ट्रैवलिंग अब्रॉड, उन्होंने बोला अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करें, दुनिया को हमको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इसीलिए स्टेबल हुए क्योंकि वी कुड आल्सो बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक क्लीक या कार्टेल जो है वो पूरे ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करता, और डिमांड उतनी थी, सप्लाई कम होता तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता, तो वो रुका।
दूसरी चीज ये है, उसके साथ में हमने डिफेंस डील अमेरिका के साथ में भी करी और रशिया से भी हम वेपन्स ले रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग या ये इस तरीके से ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी में अपने इंटरेस्ट को आगे रखना मेरे हिसाब से कोई दूसरा नेशन नहीं कर रहा। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है 100%। हमने पूरे देशवासियों ने देखा है कि इंडिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको विदेशों में इतनी इज्जत और इतना वैल्यू मिलता है, और बिकॉज ऑफ इंडिया अब वो एक I पावरफुल think बन गया because है। he knows what we can give to the other side and what we can take from the other side. Ultimately, at the end of the day, it is about that. जब चाइना और यूएस एक दूसरे से इतना लड़ सकते हैं और तब भी जो है ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर कोई दूसरे नेशंस क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एक सवाल केजरीवाल से रिलेटेड है। आज दिल्ली का पोल्यूशन इस कदर इस हाल में पहुंच चुका है कि हम अगर बाहर निकलते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि चुभता है नाक में, वो सांस लेने में, कुछ लोगों को आंखों में जलन होने लग जाती है, मतलब इतना बदतर हालत हो चुका है। हमने आपके एक इंटरव्यू में सुना कि आपने कहा कि 40 एयर प्यूरीफायर हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर में, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये बात सच है? 40 एयर प्यूरीफायर हैं? देखिए, जो व्यक्ति 40 करोड़ के शीश महल में रहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सामने डॉक्यूमेंट्स और आपने देखा होगा, इतना बड़ा घर, और जो व्यक्ति पहले कहते थे कि 2 BHK में रहेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कूड़ा नहीं लेंगे, इमेजिन करिए उस घर में इतने बड़े बड़े पर्दे हैं, उस घर के अंदर 3-4 करोड़ के पर्दे। हाँ, 3.5-4 करोड़ के पर्दे हैं, अलग लैविश लाइफस्टाइल है। मतलब ये कोई औरंगजेब भी बीट हो जाए इस तरीके की लैविश लाइफस्टाइल में। तो 40 करोड़ के घर में जहां 40 से 50 कमरे हैं, हर कमरे में 1 से 2 एयर प्यूरिफायर तो बहुत कॉमन बात है। और अगर आपको लगता है ये गलत है, तो मैं एक ओपन न्योता देना चाहता हूं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को कि आप एक झुग्गी में 15 दिन रह के दिखाइए, जहां पे ना कोई एयर प्यूरिफायर है, ना आपके बड़े बड़े पर्दे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा दिल्ली की जनता का पोल्यूशन का दर्द। अरविंद केजरीवाल जी ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल ये कमिट किया था कि मैं यमुना को क्लीन कर दूंगा। 21 का तो उनका वीडियो है कि आई विल नॉट ब्लेम हरियाणा, आई विल नॉट ब्लेम पंजाब, आई विल नॉट ब्लेम यूपी, पोल्यूशन क्लीनिंग यमुना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के वर्ड्स हैं। तो अभी तक तो उन्होंने डुबकी भी नहीं लगाए, क्लीन भी नहीं किए, तो जनता तो पूछती है ना, आज नहीं तो कल देखिए शेल्फ लाइफ झूठ की खत्म होती है, इसीलिए वो दिल्ली तक ही तो सीमित क्यों रहे, क्योंकि समझ में आ गया आसपास के लोगों को क्या ये झूठ बोलते हैं। इवन छठ में भी मन करता है यमुना पे जाके किया जाए। मैं क्या अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए ना डुबकी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगा ले मैं मान जाऊंगा। ट्रू। अच्छा, अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे एक योगी जी का दिया हुआ स्लोगन बड़ा ट्रेंड हो रहा है जी, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग? देखिए, वो पूरा अगर आप स्लोगन देखेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब हमारे संविधान के पहले 3 अक्षर कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और मतलब कि हम सब भारतीय हैं। ट्रू। तो अगर हमको एज भारतीय अगर हम एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। अब हमें बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस, परंतु सिर्फ हिंदू समाज के अंदर कास्ट की बात करती है, मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी कास्ट है, उसकी बात नहीं करती। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि भाई हिंदुओं को, एक तो कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक अलग बात है, हम कास्ट रिप्रेजेंटेशन के पूर्ण रूप से पक्ष में, पर जातियों में बांटना, दलित को ओबीसी से लड़ाना, ओबीसी को दलित से लड़ाना, एसटी को एससी से लड़ाना, ये सब जो पूरी रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को पता है जब देश एक रहेगा कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। देश ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस तभी सरकार में आई है जब हिंदू समाज डिवाइडेड रहा है, बिकॉज दे गेट द मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वोट। तो बात तो कांग्रेस रही है, और हमने कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक देखा है कि जब एकता नहीं रहती तो किस तरीके से हमले होते हैं। तो इसमें कोई, इस देश की एकता में मेजॉरिटी की एकता तो अनिवार्य बात है। अगर 100 करोड़ लोग ही एक नहीं रहेंगे तो 140 कैसे एक रह सकते हैं? सोचने की बात है। तो एकता की बात करने की, जिसकी सरदार पटेल किया करते थे, वो तो तुष्टीकरण, और जिनकी सोच जो है वो बहुत ही, नॉट, आई विल नॉट यूज द वर्ड पेटी, बट जिनकी सोच कम्युनल है, वो कभी यूनिटी को समझ नहीं सकते। और अभी जिसको भी इसमें विरोध दिख रहा है वो ट्रेडिशनल कम्युनलिस्ट रहे हैं। तो इसमें बटेंगे तो कटेंगे में कटेंगे किसके लिए? कौन काट रहा है, किसको काट रहा है? देश की जनता अगर एक नहीं रहेगी तो जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमको आसपास लड़ाया, जैसे मुगल आए उन्होंने हमको लड़ाया, जैसे औरंगजेब आया उसने काटा, ऐसे कल को कोई भी कर सकता है।
कई बार इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि कटेंगे मतलब कि मुसलमान हिंदू को काट देंगे, ये क्या नहीं मतलब है इसमें? नहीं, ये तो देखिए वही लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं जो खुद कम्युनल लोग हैं। इस किसी भी नारे के अंदर नहीं बोला गया। नारे के अंदर तो कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कट्टरपंथी, देश विरोधी, आतंकवादी, आतंकवादियों के समर्थक, कट्टरपंथी सोच के समर्थक, सर तन से जुदा वाले जो बातें चीज है, ये सब तो देश के संविधान के अगेंस्ट है। तो जो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं वही तो संविधान को तहस नहस की बात कर रहे हैं। हम तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। व्हाट इज वोट जिहाद? व्हाट इज सेइंग कि भाई वोट बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन? आप एक नारा बता दीजिए। कोई एक नारा हमारा नहीं है, इनके तो 10 नारे इनके तो मैनिफेस्टो के अंदर है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश के भारतीय के खिलाफ ग्लोबल शक्तियां आगे बढ़ रही हैं, जिसको इस देश की कुछ पार्टियां जो है शरण देने का काम कर रही है और एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम कर रही है। आज देश भर में कोई आपने मेजर दंगा देखा है? नहीं, नहीं, तो बिल्कुल हम नहीं। सेफ हैं। आप याद करिए मुजफ्फरनगर 2013 किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार सो रही थी, गवर्नमेंट लेट इट हैपन। इसको कहते हैं कि काटना, इसको कहते हैं एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना। और जब एक समाज दूसरे समाज से लड़ता है, जब गरीब गरीब से लड़ता है, जब SC ST से लड़ता है, पीछे से मजे कांग्रेस पार्टी लेती है। एक चीज़ हमने देखा है कि केजरीवाल जी फ्री में बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्री में जनता को कुछ देना यानी कि उसको मानसिक रूप से अपंग बनाना। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी चीज़ें फ्री में देती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? फ्री में देना चाहिए? देखिए, जो गरीब तबका है, सरकार एक वेलफेयर स्टेट के अंदर उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो गरीब तबके को मूलभूत सुविधा दे, पर साथ में ये आपको इंश्योर करना है कि आपकी इकोनॉमी का बंटाधार ना हो। मतलब आप वो कमिट करें जो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब महाराष्ट्र के अंदर लाडकी बहना योजना आई है, परंतु महाराष्ट्र का टोटल बजट 45 लाख करोड़ का है, उसमें सिर्फ डेट 6.6 लाख करोड़ की है। तो डेट टू GDP रेशियो इज अंडर कंट्रोल। वेराज हिमाचल प्रदेश ने बड़े बड़े वादे करे कांग्रेस ने, पर उनके पास अपने चीफ सेक्रेटरी तक को सैलरी देने के पैसे नहीं रहे। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बोला महिलाओं के खाते में गृह लक्ष्मी के तहत पैसे डालेंगे, पर नवंबर 2023 की आप डेक्कन हेराल्ड की आप रिपोर्ट निकालिए, 2-3 महीने तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए। साथ में आज स्थिति यह है कि कर्नाटक की जो रेवेन्यू हालत बहुत खराब है। जो KSRTC जो बस का पूरा मैनेज करता है, एक समय सरप्लस में हुआ करता था, जो घाटे में चल रहा है। और जब कोई भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स घाटे में चलते हैं, तो जैसे कांग्रेस पार्टी के समय डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ करता था, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे, हम उस तरफ पहुंच सकते हैं। हम तो देश को टॉप 5 इकोनॉमी में भी रखे हैं। हम 25 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाले हैं। हमने 4 करोड़ से ज्यादा घर भी बनाए। हमने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट, उज्ज्वला योजना भी दी। हमने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट भी बनाए और हमने 6 करोड़ से ज्यादा 14 करोड़ लोगों तक घर नल से जल पहुंचाया। ये तो गरीब को हमारी संविधान कहता है यू हैव टू गिव द बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, जो मिडिल क्लास होती है वो कई बार टैक्स कट रिबेट की क्यों बात करती है? क्योंकि उनको पता है कि इससे उनकी जो जेब है, उनके खर्चे बच जाएंगे, क्योंकि उनमें लोन का काफी प्रेशर रहता है। ठीक उसी तरीके से गरीब को भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ सरकार से सहूलियत चाहिए रहती है। तो हमने मिडिल क्लास की भी सुनी। पहले 2 लाख तक टैक्स कर हुआ करता था, अब 7 लाख तक होता है। 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता एनुअल इनकम अगर आपकी है। इसी तरीके से जो गरीब है उसका घर बनाना हमारी जिम्मेदारी है, महिलाओं को सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी, तो ये हम करते हैं। पर साथ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड ना करें, जैसे पहले 2 लाख करोड़ हुआ करता था, हमने 11 लाख करोड़ तक करा, तो आप हमको बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। दिल्ली में पहली बार 31 साल में बजट रेवेन्यू डेफिसिट पे हुआ। हमारे समय तो ऐसा नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल के अंदर है, इन्फ्लेशन भी 4 से 6 जो RBI का बैंड है उसके अंदर है, CPI इन्फ्लेशन। तो फिर वी आर डूइंग वेरी वेरी फाइन अकॉर्डिंग टू मी। रेवड़ी वो होता है जो देश की अर्थव्यवस्था के बेसिक फंडामेंटल्स का बंटाधार कर देता है। वेलफेयर वो होता है जिसमें गरीब को सहूलियत मिलती है और देश टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भी पहुंचता है। सबको ही अगर फ्री में देने लग गए तो फिर तो दूसरों का टैक्स का पैसा वहां इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अगर आपके, मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास 100 करोड़ है, आपको देना है, रिटर्न हैज टू बी कैलिब्रेटेड एज पर द साइज ऑफ द बजट एंड एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू। इफ माय एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू इज लिमिटेड,
I cannot basically give only on give basis of debt. So you have to ensure your debt to GDP ratio is under control. This is why Maharashtra is a very solid revenue generating state. Its debt to GDP ratio is under control. This is why it is able to provide benefits to the women, which are also to the bottom of the pyramid. वो भी किनको, जिनकी आर्थिक आय 2.5 लाख, I might be wrong on the number, but 2-2.5 लाख रुपए से कम है, उनको सबको 2100 रुपए पर मंथ की बात है. तो हमारे बजट में पर महीने का मतलब खर्चा जो आता है वो 70,000 करोड़ तक का आता है. जो ऑपोजिशन वादा करी वो 3 लाख करोड़ तक का वादा करी, जो सस्टेनेबल ही नहीं है. तो उसके लिए उनको महंगाई करनी पड़ेगी. जैसे कर्नाटक में क्या हुआ, दूध के दाम बढ़ गए, वाटर के प्राइसेस बढ़ गए. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है कि वॉट एवर दे प्रॉमिस, जो राहुल गांधी की गारंटी पे तो खड़गे जी नहीं बोल दिया कि राहुल जी ऐसी ऐसी गारंटी मत दो जो हम पूरा ना कर पाए. तो अभी आपने महंगाई की बात करी, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 14 महीनों में महंगाई टॉप पर है, 6.24% के आसपास जा चुका है. तो देखिए, बट यहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर नहीं, ऐसा क्यों? तो आप बात कर रहे हैं अगर WPI और CPI दो, अगर आप देखें होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI 3.24 जी, है होलसेल. तो होलसेल इज स्टिल अंडर कंट्रोल. CPI अगर आप RBI की रिपोर्ट को थोड़ा सा देखेंगे तो देयर आर सर्टेन डिमांड प्रेशर, बट आई थिंक इट विल आल्सो ईज आउट इन द नेक्स्ट क्वार्टर. ओके, इट इज अ दिसंबर में शायद टेम्पररी मीटिंग भी होने वाली है MPC की. हो जाएगा. आई थिंक इट विल ईज आउट इन द नेक्स्ट क्वार्टर. अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन को भी देखेंगे, एवरेज इन्फ्लेशन मनमोहन सिंह जी के समय में अराउंड 8% का था, हमारे समय में 5 पॉइंट सम परसेंटेज का है. तो अगर जितने भी प्रधानमंत्री को आप 11 ईयर्स टर्म में कंपेयर करेंगे, लीस्ट इन्फ्लेशन मोदी जी के समय में रहा है. एवरेज इन्फ्लेशन आप निकाल के देख लीजिए अगर मैं गलत. ओके, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि सरकार महंगाई को कम या ज्यादा करने में क्या रोल अदा करती है? देखिए, इट हैज टू अल्टीमेटली, जब आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल सॉलिड हैं तो आपकी इकोनॉमी इज वेल एंड गुड. और साथ में अगर कोई, जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी कंट्रोल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI की रहती है, व्हिच इज देयर, सेंट्रल बैंक की. बट साथ में किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है, सो देन आप उसमें इंश्योर करते हो कि भाई उसका सप्लाई इनफ रहे जिससे कि प्राइसेस कैन बी अंडर चेक. So it has to be a collaborative effort. So if you read reports of the RBI when Congress was in power, the RBI governors used to complain that the government is not doing enough because the ball was in government's court. Now the ball is not in the government's court. The ball is in the RBI's court. We are doing whatever we have to. For example, onion export duty कम करने की बात महाराष्ट्र में हुई थी, हमने करी क्योंकि किसान डिमांड थी. अब 20% तक कम हो गई, पहले ज्यादा थी, इससे अनियन फार्मर्स को फायदा हुआ. सो गवर्नेंस इज ऑलवेज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट इज ऑलवेज, आई बिलीव इट इज डायनामिक पब्लिक पॉलिसी. सो यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग फीडबैक एंड कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट. प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि पहले अगर आपने सोच लिया तो वैसे ही करना है. अब वैसे आप मान लो कोई वीडियो कर रहे हो, अब आपको लगता है ये चीज चल रही है, वो कंटेंट नहीं चल रहा, तो जो ज्यादा चलेगी उसी को आप आगे इंप्लीमेंट करोगे. ठीक इसी तरीके से जब आप गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो, आप देखते हो कि पब्लिक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे PM आवास योजना में पहले आप रजिस्टर करा सकते थे विमेन के नाम पे. अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि जैसे मान लो आपका आवास योजना में घर रजिस्टर हुआ, तो आप ये तक कर सकते हो कि आप ट्रैक कर लोगे इस पोर्टल पे कि भाई आपने घर, आपका नाम आ चुका है, कौन ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, कब तक वो घर बनना शुरू होगा और कब तक खत्म होगा. अच्छा, ये भी ट्रैक हो पूरा जाता है? ये अभी जस्ट हुआ है पिछले, आई थिंक इन रिसेंटली द डिसीजन हैज बीन टेकन. मुझे लगता है कि योजनाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो योजनाओं का फायदा आम जनता को शायद उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि एक ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है. नहीं, अगर आप इस गवर्नमेंट में जरूर देखेंगे, वन थिंग व्हिच वी हैव डन इन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज फोकस्ड इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकिंग. आधार, द वे वी हैव यूटिलाइज्ड, जब एक बार याद है आपको 14-15 में सबसे पहले जनधन खाते खोले गए थे, जीरो बैलेंस, तो सबने मजाक उड़ाया था. बट आज उन्हीं खातों के अंदर बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, सब किसानों को, सबको पहुंच रहे हैं. तो इंटरमीडियरीज हैव कंप्लीटली नलिफाइड. तो ये एक फायदा है. देखिए, एज आई सेड ना, जब आप कोई बहुत बड़े स्केल पे चीज करोगे, आप उसकी डिलीवरी 70-80% करोगे, फिर आप देखोगे 20-30% चीजों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो. दैट इज हाउ लाइफ इन एनीथिंग इज देन इन एनी फील्ड. तो हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि सैचुरेशन पे जाओ, टेक एनी स्कीम टुवर्ड सैचुरेशन. सो दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन. आप कोई स्पेसिफिक जगह पे कोई दिक्कत है तो उसको करेक्ट किया जाएगा. परफेक्ट. एक मैं 370 से रिलेटेड पूछना चाह रहा था. ठीक है, कश्मीर तो अपना हो गया, अब लेकिन एक उम्मीद POK की भी है. हो जाएगा वो भी आपका और हमारा, वो भी हो जाएगा. उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या है? मेरे स्केल, स्कोप और सबसे बाहर है कि प्लानिंग क्या है, तो फिर ये तो जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं वही डिसाइड करेंगे. पर मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूँ
कि when the time will come it will happen. एक स्पोक पर्सन, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पार्टी में? देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मैं देश के 9 साल जब ट्रैवल किया था और मैंने डिसीजन यही लिया जर्नलिज्म से आने का कि मैंने ये देश भर में जब मैंने ट्रैवल किया मैंने देखा बहुत काम हुआ है और मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ और एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता था जो देश को आगे ले जा रही है। तो जब मैं एक रूलिंग पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, डेजिग्नेटेड नेशनल स्पोक्स पर्सन, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी मैं बोलूं वो मेरे नेता के कार्य को आगे लेके जाए। तो मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि तथ्यों के आधार पर जो मेरे नेता ने कार्य किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया है, वो जनता के सामने मैं रखूं। तो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के नैरेटिव को, जो देश आगे बढ़ रहा है उसको आगे ले जाने में अपना योगदान देने की है। अल्टीमेटली हम सब हर रोल में एक वर्कर्स ऑफ कार्यकर्ता है। दैट इज व्हाट इट इज। So whatever the party side says, you have to deliver. So I try to focus on that as a national spokesperson. The importance of a as a national spokesperson, it is just not what you speak, which is important. It is also what you do not speak, which is more important. आपको क्या नहीं कहना है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि आपको क्या कहना है। और आज तो मीडिया के साथ सोशल मीडिया का भी जमाना है, अगर कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं कहना है तो उसका बिल्कुल। और अगर देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलती होती है, पर जब आप एक सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि कब आपको किस चीज पे बैक ट्रैक करना, किस चीज पे फॉरवर्ड करना है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि हमारी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरपूर हर फील्ड में देश को आगे लेके गए। ये मैंने बहुत गहरे शोध के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, लोगों से बात करके से। तो मुझे कोई डिबेट में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और मुझे पता है कि एज अ ऑपोजिशन, the Indian opposition right now is nothing but a fake news factory. They could raise very important issues, but they've not been able to raise. And my leader's intent is to take the country forward. So even if on some issues you might question us, I will further go ahead and bat it on the front foot to defend my leader, because I know my leader is there to solve the issue. That is the biggest thing. But yes, I have learned this as a representative, as a designated representative of the party. It is about what you do not speak, which is equally, in fact, more important than what you speak. तो मोदी जी से मुलाकात होती रहती है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से पिछले साल मिला था अपनी फैमिली के साथ में, और बाकी पार्टी के उसमें तो प्रधानमंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। मैंने एक चीज सुना है कि 16-17 घंटे वो काम करते हैं, वो भी लगातार। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मैं मिला था, मतलब आप एक ऐसे नेता से, एक ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जिससे इतनी पॉजिटिविटी आप तक आएगी, एनर्जी विच इज इनकम्पैरेबल, जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता होगा, जो आपको स्पेशल फील कराता होगा, जो जितने भी मिनट, भले 5 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट आपके साथ स्पेंड करे, उसमें आपसे सीखने का प्रयास करेगा, उसमें देश के लिए क्या आइडिया यूटिलाइज किया जा सकता है आगे ले जाने के लिए, उस पर फोकस करेगा, जो युवाओं की एनर्जी को आगे ले जाना चाहता है और जो बिल्कुल अपनेपन से मिलता है। मतलब you will not even think that you are meeting a prime minister, you will think you are meeting somebody elder in your family and somebody who cares for you. Modi ji is special, and anybody, this is my experience of meeting honorable prime minister, and when you meet the man, you know that this man is working round the clock and his heart is in the right place, and for the first time in the last 100 years, 70-80 years, you've got a leader who is passionate to utilize the spirit of this country, utilize the energy of this country, and भले हम उसका 0.00001% contribute करें, पर करना है। मुझे तो ऐसा फील हुआ। कोई ऐसी क्वालिटी जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो उनकी, जो सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे हिसाब से बारीकियों पे जो मोदी जी की नजर है वो, और कभी भी हर सिचुएशन में होप ढूंढना,
हम सब एज ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं कि जब सर्कमस्टेंसेस लाइफ में थोड़े से हमारे पक्ष में नहीं होते, हम पेसिमिस्ट और नेगेटिव हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हर टाइम पे इस चीज पे फोकस करते हैं कि वो सिचुएशन में हम क्या सीख सकते हैं और इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं पॉजिटिव। तो आप मोदी जी का करियर उठा के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को फेस किया है, सबसे विपरीत परिस्थितियों को फेस किया है। ऐसा नहीं है उनको कुछ प्लेटर पे मिला था। मेरे हिसाब से देश के किसी नेता को इतना ज्यादा विपरीत परिस्थितियों को नहीं सामना करना पड़ा जितना मोदी जी को करना पड़ा। पर उन सब से वो उनका सामना चट्टान के रूप में किया और आगे आए, और आज भी उनकी एनर्जी 30 साल के व्यक्ति से ज्यादा है। तो एनर्जी मोदी जी में, पॉजिटिविटी मोदी जी में, बारीकियों पे रखने की, हर सिचुएशन में होप कैसे ढूंढने की और टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करने की, ये सब कैपेबिलिटी, मतलब मेरे हिसाब से जो क्वालिटीज है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में इतना और इनोवेटिव बहुत है वो, और अपनी गट फीलिंग, अपनी कन्विक्शन पे बहुत विश्वास रखते हैं। ये एक लीडर की खासियत है। ही इज नॉट एम्बिवेलेंट, यार ये नहीं तो वो नहीं, ही इज डिसाइसिव। ओके। मोदी जी के बाद आपको कौन लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए, ये सब में जैसे मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, अभी मोदी जी हैं, 2029 में भी मोदी जी, आप लिख के रखिएगा, आदरणीय मोदी जी के साथ में हमारी पार्टी वापस से पूर्ण बहुमत के साथ एज आएगी। फैक्टर काम नहीं करेगा? देखिए, एज भी तो हो गया। ये सब अगर मैं आपसे कहूं, एक डोनाल्ड ट्रंप 78 की एज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्साइट एंथ्यूज कर सकता है, तो ये दीज आर ऑल मेयर नंबर्स। व्हाट मैटर्स इज कि क्या आप में एनर्जी देश की सेवा करने की है, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनी में खड़े हैं जहां हमारा देश टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर बन के रहेगा, और हम एक ऐसे हाईवे पे चल चुके हैं जिसमें रिवर्स गियर आना मुश्किल है, मोदी जी जब तक है। तो मोदी जी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और बाकी लॉन्ग टर्म में, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, हमारी पार्टी में बहुत नेता है जो मोदी जी की विजन को आगे ले जाने में सक्षम है। एक चीज बताइए कि जैसे कांग्रेस में हम देखते हैं राहुल गांधी दिखते हैं फ्रंट पे, क्या न्यूज में बना रहता है कि उनको रीब्रांडिंग किया जा रहा है। 50 बार रीलॉन्च हो चुके, अभी तक नहीं हो पाए। इतनी बार तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो के रीलॉन्च हो जाए चल जाता है। राहुल गांधी इज ट्राई कर ले कांग्रेस वापस से, कुछ ना हो। शायद बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण ये भी है कि दूसरा कोई कॉम्पिटिटर या बराबरी में नहीं है। देखिए, इसके लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोग ने उड़ीसा के अंदर भी सरकार बनाई, हम लोगों ने त्रिपुरा में भी सरकार बनाई, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई। हमको पहले आप कहते थे एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी जिसको सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनिया से वोट मिलता था, ऐसा क्या कहते थे। आज हमको हर समाज के वर्ग से वोट मिलता है। ब्राह्मण समाज हमारे साथ में, हिंदू समाज, सब समाज हमारे साथ में है, क्योंकि हम सब समाज की पार्टी, सबका ख्याल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2014 में 90% हमारी सीटें आई थी सिर्फ 60% ऑफ द ज्योग्राफी से। 2019 में वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ा, 2024 में और बढ़ा। हम केरला के अंदर भी इस बार हमने अपना अकाउंट ओपन करा है। तो वी आर एन एवर एक्सपेंडिंग पार्टी बिकॉज वी वांट टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, and when you have the intent to take the country forward, and we are working 24/7. We have our Sangathan which works 24/7. We have our leaders which work 24/7. We have everybody doing their job. So it's a big party with the intent to make India the developed country by 2047 as per the vision of Honorable Prime Minister. Amazing. एक पहले एग्जिट पोल्स वगैरह, डेटा वगैरह कुछ और था, आपके भी डेटा कुछ और थे, बट रियलिटी कुछ और निकला। तो गैप कहाँ था? वंस इन आपने मेरे इस बार हरियाणा का चेक किया, और हरियाणा में सेफोलॉजिस्ट तो नहीं, बट मैंने पब्लिकली एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि वी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन हरियाणा, जो कोई नहीं मान रहा था, सब लोग करके हैं। जब मैं इलेक्शन डे पे भी बैठा था, सब 70-75 सीट्स कांग्रेस की दिखा रहे थे मेरे मीडिया के मेरे मित्र। मैंने उनको कहा था आप निश्चिंत रहिए, छत्तीसगढ़ 2023 रिपीट होगा, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे जितनी टीम से उनके साथ में बहुत डिटेल में बातचीत करी थी, और मुझे आश्वस्त था कि भाई फेक न्यूज एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती। लोग जमीन पे मोदी जी के साथ में थे, इसीलिए हरियाणा में हम लोग ने अप्रत्याशित, जो कोई पार्टी नहीं कर पाई, तीसरी बार हमने सरकार बनाई है, which has never happened in the history of politics of Haryana. Imagine a state जिसमें 2009 में हम लोग not even existent थे 20 सीट्स के ऊपर, कि बहुत बड़ी बात है ये। अब बात करते हैं लोकसभा की।
लोकसभा में ये जो झूठ का पुलिंदा ऑपोजिशन ने फैलाने का प्रयास करा था कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, ये चीज आरक्षण छीन जाएगा, उसको हमें और बेहतर तरीके से ग्राउंड पे उसको हमको उस फेक न्यूज को कॉम्बैट करना था। तो सिर्फ उस फेक न्यूज के कारण हमारी थोड़ी सीटें जो हैं कम हुई, परंतु उसके बावजूद जो हमारी सीटें आई हैं वो इस देश के 50 साल के इतिहास में कोई पार्टी 240 नहीं ला पाई अपने थर्ड टर्म में जो हम लेके आ पाए। सो फॉर अस इट इज अ वर्ल्ड कप विच वी हैव वन एंड विच इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर सेइंग, एंड बिकॉज आवर वोट शेयर इज रिमेन इंटैक्ट। इन 2019 our vote share was 37, अभी ऑल्सो वोट शेयर वो 36 पॉइंट सम परसेंटेज। महाराष्ट्र में भी जिसमें उनको थोड़ा सीटों पे नुकसान हुआ था, हमारा वोट शेयर, हमारा टोटल वोट सिर्फ 2 लाख कम थे महाविनाश अघाड़ी से, और मुंबई में हमारे 2 लाख ज्यादा थे। तो आप देखेंगे कि इस वाले जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आएंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जो मोमेंटम आज है, आज एज आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट विथ यू, अगर ये 20 तारीख को जब वोटिंग होती है कंटिन्यू होता है, तो हम लोग महाराष्ट्र के अंदर कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे। आप यंगेस्ट हो स्पोक्स पर्सन में देश के, इतने स्मार्ट भी हो, ये क्या सीक्रेट है इसका, इतना फिट एंड हेल्दी और इतने स्मार्टनेस का? देखो, लुक्स के लिए तो आपको मेरे मदर फादर को धन्यवाद करना चाहिए। वैसे आप कुछ करते हो डाइट मैं में, वर्कआउट एक्सरसाइज में? करता हूँ, मैं रोज? योगा, मार्शल आर्ट्स और फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे 25-30 मिनट मिनिमम पसीना बहाने में आनंद आता है, क्योंकि जब मेरे जितने भी नेगेटिव टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से वो चले जाते हैं। फिर 10-15 मिनट एटलीस्ट दिन में मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। हर दिन मैं, बचपन से मेरे पिताजी ने हनुमान चालीसा पढ़ने का मुझे एक आदत डाली है, तो मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जब मैं स्कूल में था गीता दी थी, तब से लेकर अभी तक मैं हर दिन कोई भी गीता का एक पेज जरूर पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत वैरायटीज ऑफ गीता है, और जब से मेरी मैरिज हुई थी तब से मैं माँ काली के बहुत करीब गया हूँ स्पिरिचुअल रूप से, काली घाट के करीब। तो ये सब मुझे स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करते हैं। और हेल्थ वाइज मैं तला हुआ खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, रेयर ऑफ रेयर में, ओके। मतलब कम चीज है। बाकी इंदौरी हम है तो खाना तो बड़ा, पोए हुए तो सब खाते ही हैं, स्वीट सब खाता हूँ। घर का खाना जितना खाना चाहता हूँ उसमें प्रयास करता हूँ। बाकी कुछ मेरी एक, दिल्ली में मैं बहुत, मतलब आई बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, तो मैंने हर जगह की लोकल कुजीन खाई है। तो मैं जहां भी जाता हूँ वहां की जो लोकल स्पेशलिटी है वो जरूर मैं खाऊंगा। तो जैसे मुझे, अगर आप कोयम्बटूर में जाएंगे तो वहाँ एक बड़ी फेमस मेस है 40 साल पुरानी, जो गणेश मंदिर के पास में है, जहाँ पे एक बार आतंकवादियों ने हमला किया था। वहाँ ब्लैक गणेश जी की मूर्ति, बहुत वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। ओके। तो मैं तो बहुत अलग देश में अलग अलग जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो बिहार में आप जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा, आप चाणक्य होटल के पास में एक करीबन लिट्टी जो है बहुत अच्छा वो ठेले पे देता है, बहुत कम 10-12 रुपए के अंदर आपको बड़ी अच्छी मिलती थी। जब हम बिहार में थे तो बहुत अच्छा हमको मिलता था, वहाँ पे मिलता था। बाकी आप किसी भी जब ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पे, अगर आप कोई भी हाईवे पे ढाबा पे अगर आप वो गरम गरम दाल तड़का खाओगे उसका आनंद ही एक अलग उसका होगा। आनंद अलग है, ट्रू। ठीक है, फिर अगर आप नीमच की तरफ जाओगे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक ढाबा है जो एक सरदार जी चलाते हैं, बहुत समय पुराना, बहुत समय से, जहाँ व्हाइट बटर के साथ में वो पराठा खिलाते हैं, वो मतलब मिलते हैं वो रूट से। देखिए जब आप ट्रैवल करते हैं ना ऑफर चीज तो होती ये है। सब चीजें निकलती अब हैं। दिल्ली में आपको, वैसे दिल्ली में मैं एक रेस्टोरेंट है क्वालिटी नॉर्थ प्लेस में, वहाँ मैं बहुत जाता हूँ, बस अच्छा। वहीं पे जाता हूँ। वहाँ पे मेरा रिश्ता है कि जब मैं दिल्ली में आया तो मेरे, वो बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, तो 2014-15 से जाता हूँ। इट्स 60-70 ईयर ओल्ड रेस्टोरेंट। ओके। तो वो है। बाकी साउथ इंडियन में आई लव डोसा एवरीथिंग, तो बट आई वॉट एवर आई इंश्योर आई डोंट ईट अ लॉट इन द मॉर्निंग्स। अच्छा। मॉर्निंग्स में आई ट्राई टू कीप माई स्टमक, उल्टा है जनरली लोग नाइट में करते हैं, हाँ। क्योंकि मेरा नाइट में एक्टिविटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ डिबेट एंड ऑल ऑफ इट, तो मैं रात को उतना नहीं कर रहा। तो मॉर्निंग में प्रयास करता हूँ मैं लाइट खाऊं, तो आई जनरली हैव माई ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। ओके। वर्कआउट के बाद में मैं थोड़ा फीड करता हूँ। तो मेरी जो बॉडी टाइप है, जो मैंने समझा है, आई लाइक टू ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर मैं खाना बहुत समय ज्यादा भूखा लगता हूँ तो मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ बहुत समय तक भूखा रहने के लिए। अगर जब आप फास्ट कर रहे हो अलग है, उसमें मैं बहुत कम लोगों से बात करूंगा, क्योंकि वो चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की अलग ही एक दृढ़ संकल्प शक्ति है कि वो इतने समय तक निर्जल फास्ट कर सकते हैं। तो पर मेरा मतलब वो इट्स अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन। पर जब मैं फास्ट करता हूँ 24 आवर्स तक का कर सकता हूँ मैं,
पर उस वक्त मैं फोकस ये रखता हूँ कि मैं ज़्यादा एक्टिविटी ना करूँ, हाँ क्योंकि फिर क्या होता है यार, बहुत रिएक्ट नहीं करूँ, क्योंकि जनरली आप थोड़ा रिएक्टिव हो जाते हो। हाँ और क्योंकि मैं क्या, वर्कआउट मेरे को पसीना बहाना होता है, हम्म, सो आई डोंट टेक एनी प्री वर्कआउट। तो मैं छोटा सा एक ब्लैक कॉफी का जो है हम्म। शॉट लेके वर्कआउट करता हूँ। कोई सप्लीमेंट वगैरह? नो सप्लीमेंट, कोई ओनली भी वे नहीं, प्रोटीन ओनली वे प्रोटीन। आफ्टर वर्कआउट। ओके। हाँ, ओनली वे आपने माँ प्रोटीन। काली के बारे में बताया कि शादी के बाद श्रद्धा बढ़ी, ऐसा क्या क्योंकि हुआ मैं था? बंगाल में जब ट्रैवल किया था 21 में, हम्म तब दैट ऑल कोइंसाइडेड विद माय मैरिज। तो जब मैं काली घाट मंदिर में मुझे दर्शन करने का एक मौका मिला था, और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और तब से लेकर अभी तक मैं जब हमें मतलब मैं वहाँ पे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। हम्म और माँ काली के मतलब जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ, माँ काली के दर्शन भी करता हूँ। हम्म और जब मैं वो माँ को देखता हूँ, तो वो जो आंखों में जो एनर्जी लगती है, मुझे लगता है माँ हमेशा देख रही हैं। तो क्या है, वो 21 के बाद से मेरा एक अलग लेवल पे मतलब माँ काली के प्रति एक समर्पण भाव से श्रद्धा मेरी जागृत हुई है। कुछ इंसिडेंट और भी हुए हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माय हम्म, वाइफ वाज अ बंगाली, इज अच्छा। अ बंगाली, सो दैट इज आल्सो हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू काली घाट, एंड आफ्टर दैट आई बिल्ट माय रिलेशनशिप। सो माय ओके। वाइफ कीप्स ऑन सेइंग कि भाई आप तुम्हारा रिश्ता माँ काली से ज्यादा हम्म स्ट्रांग हो चुका है। मैंने बोला हाँ, व्हिच इज अ हार्ड फैक्ट। सो इवन जब मैं एंड उसके बाद से क्या हुआ, जितनी भी देवी हैं हम्म उनके स्थानों पे मुझे जाने का मौका मिला। जैसे अगर आप जाएंगे भाग्यनगर हैदराबाद में, हम्म तो वहाँ पे भाग्य लक्ष्मी माँ का मंदिर है। हम्म तो वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, और वो एक बिल्कुल माँ के फीट से कॉइन भी उन्होंने दिया था। तो ये सब कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता है, हम्म व्हिच इज दैट। पर बचपन से हम हनुमान जी के साथ में मेरे माता पिता ने बहुत हम लोग का सुंदरकांड, और ये तभी शायद से मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो कुछ मेरे माता पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे, और मैंने कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा मेरे को देखने का मौका, मैं वहाँ पे मौजूद था जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हम्म, और उस दिन मंदिर में मुझे दर्शन भी करने का मौका मिला, पर उस दिन क्योंकि सभी वीआईपी थे, हाँ पर मैंने क्या उस वक्त सीक्रेटली किया कि मैं साइड में मंदिर में बैठ गया। तो मैं आधा घंटा मैं मूर्ति को देखता रहा, प्रभु श्री राम रामलला की। दैट फॉर मी वाज अ वेरी ब्लिसफुल क्या एक्सपीरियंस। फीलिंग थी वो? आनंद, मतलब वो प्रभु श्री राम की जो रामलला की जो मूर्ति है, हम्म और जिस तरीके से विराजे हैं रामलला, जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन में बस आनंद आता है, आपकी सब वरी दूर हो जाती है। मैं कहता हूँ, हम्म देखिए हमारे धर्म में जब हम लोग जाते हैं, जरूर एक बार जो भी मूर्ति है हम्म, उसको जरूर एक बार आपको देखना चाहिए। हाँ वो एक कनेक्ट है, दैट हम्म इज इनकम्पैरेबल। ऐसी दिल्ली में एक बहुत अच्छा मंदिर, मलय मंदिर है, मलाई मंदिर हाँ, कहाँ पर है? मयूर विहार में। ओके वहाँ पे विष्णु जी की बहुत अच्छी मूर्ति है। ओके। और उनका बहुत अच्छा, अभी वहाँ पे अयप्पा जी का फेस्टिवल भी चल रहा है 14 हम्म नवंबर 14 दिसंबर तक। तो क्या है, देखिए जिंदगी में कांस्टेंट सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट ही आपका एक कांस्टेंट है। हम्म आदमी बाकी सब चीजें आती जाती रहती हैं। हम्म। तो वो कनेक्ट जितना बेहतर हो, हम्म। इट्स अ जर्नी, उतना अच्छा है। हनुमान चालीसा के बारे में कुछ बताइए, आप रोज पढ़ते हो तो? देखिए हनुमान चालीसा, बताओ मत वैसे, अगर कोई भी संकट आता है, हम्म तो अगर आप दिल या श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हम्म तो मुझे लगता है कि वो संकट दूर हो जाता है। तो भले मैं रात को 2 बजे भी आऊंगा, हम्म, तो मैं हनुमान चालीसा से अपने दिन को खत्म करूंगा। शुरू भी करूंगा हाँ। तो हनुमान चालीसा से करूंगा। अच्छा, शुरू और खत्म दोनों ही हनुमान हाँ, चालीसा से? पहले मैं सिर्फ ओके। शुरुआत में पूजा करता था, हम्म पर मैंने कहा मैं एंड भी एक भगवान की पूजा से ही करता हूँ। तो हम्म हनुमान जी मुझे शक्ति देते हैं, हम्म क्योंकि मैं एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन बाय एसेंस। सो व्हेन आई ट्राई somehow, unfortunately, when negativity surrounds you at times, हम्म how do you keep your sanity going? You keep your हम्म sanity going by these things which is there. हम्म तो और इनफैक्ट अगर जैसे आप हनुमान चालीसा के पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, मतलब हर तरफ हनुमान चालीसा का कांस्टेंट रखेंगे, तो एक चीज तो ये आपको सिखाता है, हनुमान जी आपको सिखाते हैं कि भाई आपको विनम्र होने की जरूरत है। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, पर जब वो प्रभु श्री राम के सामने रहते थे, किस तरीके से विनम्र रहते थे, हम्म और कितनी
एक्सट्रीम लॉयल्टी, 100% लॉयल्टी। दूसरी, हनुमान जी आपको सिखाते हैं कि जो भी आपके गुरु हैं, जिस पे भी आप विश्वास रखते हो, इसमें आपको 100% लॉयल्टी होनी चाहिए। हनुमान जी आपको सिखाते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब सब लोग ने हार मान ली थी कि संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए नहीं आएगी, हनुमान जी लेकर गए थे। तो हनुमान जी हमेशा से संकट मोचन कहे गए हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम को संकट था, सीता माता के पास, लक्ष्मण जी के समय भी, और सीता माता के पास प्रभु श्री राम गए थे, सॉरी हनुमान जी गए थे। हनुमान जी आपको ये भी सिखाते हैं कि जितना भी आपके अंदर बल है, शक्ति है, आपको अपनी सेना को साथ में लेकर चलना है। तो एक लीडर के रूप में उन सामने आपके पास रावण की सेना थी, बड़े-बड़े योद्धा थे, पर वानरों ने उनको हरा दिया था, क्योंकि उनके पास हनुमान जी जैसा लीडर था, व्हिच इज़ अनदर पॉइंट। हनुमान जी आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप समय, अगर परिस्थिति कहे तो आप सूक्ष्म रूप भी धारण करना चाहिए आपको, और अगर परिस्थिति कहे तो आपको अपना विकराल रूप भी बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं है आप रिजिड, दिस टेल्स यू अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो हनुमान जी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भाई वो सूक्ष्म रूप भी धारण करे, क्योंकि जब उनको प्रभु श्री राम का कार्य करना था, और जब उनने विकराल रूप भी धारण करा जब उनको प्रभु श्री राम का कार्य करना था और रावण को उनकी शक्ति दिखानी थी। तो इट हैज अ लॉट ऑफ लाइफ लर्निंग्स फॉर यू। और अनकंडीशनल 100% डिवोशन इज समथिंग व्हिच हनुमान चालीसा टीचेस यू। अमेजिंग। बीजेपी में हनुमान कौन है? बीजेपी में तो हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर कार्यकर्ता उनका हनुमान है। हर कार्यकर्ता? हर कार्यकर्ता उनका हनुमान मोदी जी है। को आप श्री राम कह सकते हैं? मतलब कह नहीं सकते, एक रेजेम्बलेंस नहीं, उनके देखिए, जैसा काम? प्रभु श्री राम हम सबके देवता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रभु श्री राम के आदर्शों को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। which is there। हम सब अल्टीमेटली, दैट इज व्हाट आई, मतलब दैट्स व्हाट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेड। और इसीलिए शायद से प्रभु श्री राम ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतनी कृपा रखी कि उनके कारण, जिस समय 70 सालों तक सरकारें एफिडेविट्स दाखिल करती थी और डिले करती थी राम मंदिर के वर्डिक्ट को, उन्होंने इंश्योर किया कि वर्डिक्ट में सही तरीके की दलील दी जाए, और वर्डिक्ट के बाद में रिकॉर्ड टाइम में प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो अयोध्या में बने। ये प्रभु की कृपा से ही हो सकता है, और प्रभु की कृपा, आदरणीय राम जी की कृपा प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ही थी। इस देश में 15 साल पहले तो जय श्री राम बोलने वालों के ऊपर केसेस कर दिए जाते थे। तो ये बहुत बदलाव हुआ है। कहा यह गया कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, वही अयोध्या ने हरा दिया मोदी जी को। देखिए, चुनाव में अयोध्या के हार डेफिनेटली जो है, अगर मैं आपसे कहूं, इसके लिए अयोध्या वासियों को ब्लेम करने की बात नहीं है। चुनाव जो होता है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, और चुनाव में हार और जीत चलती है, परंतु वही राम भक्तों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बनाया, जो 50 साल में कोई नहीं कर पाया, इतनी फेक न्यूज के बावजूद। मतलब अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूं कि इतना बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम था जो इंश्योर करना चाह रहा था किसी तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। और इस बार तो सोशल मीडिया पर भी अगेंस्ट बहुत कुछ बहुत ज्यादा, मैं वही कह रहा हूं, बड़े-बड़े वीडियोस बन रहे थे। It was a huge global conspiracy of the George Soros gang, and unfortunately there were politicians who were fronting it because there was no alternate positive agenda. All the agenda was to divide, to spread fake news, to spread half truths. So it was Prabhu Shri Ram's kripa only which ensured that Prime Minister Modi ji continued to be the Prime Minister and came back for the third consecutive time, which is a huge thing. इस देश में यूपीए ने 100 सीटों की सरकार चलाई 2004 से 9 में, उसको इतनी बड़ी बात। कांग्रेस पार्टी 3 टर्म्स में भी आप टोटल कर लीजिए, उनकी 240 सीटें नहीं होती, तो इट्स अ डिसाइसिव मैंडेट। बट बात रही तो जो फीडबैक ग्राउंड्स है उसको इम्प्रूव किया गया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इट विल रिजल्ट। जैसे हरियाणा के अंदर हमने इम्प्रूव करके वो फेक न्यूज हटी थी और हम जीते थे, हम भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम जीतेंगे। आपने जो सोरोस वाली बात बताई उसका थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, जॉर्ज सोरोस ने एक वीडियो किया था ऑफिशियली कि ही वांट्स टू रिमूव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट फ्रॉम द कंट्री, एंड जॉर्ज सोरोस's हिस्ट्री has been of a politician, of a businessman who has always tried to destabilize governments, because he was not able to push and pull the government of Prime Minister Narendra Modi. And he had openly given his support to Rahul Gandhi and others. So, and he is a man with a lot of wealth, and if you see Elon Musk and others have also spoken against him. So there's a huge global money
which did not want a strong India because उनको पता है कि भाई मोदी को आप पुश एंड पुल नहीं कर सकते. इंडिया हम्म, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट होगा तो हम लोग कियोस के अंदर जो पैसा कमाते हैं वो नहीं कमा पाएंगे. इंडिया में हम्म, स्टेबिलिटी में आपको पैसा कमाना है. एंड हम्म, मोदी stood as that bulwark between them spreading chaos in the country and stability. And God thanks this. मैं धन्यवाद करता हूँ देश की जनता को कि उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना, क्योंकि बात देश की थी. तो इन दिनों जो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारे देशों में दिक्कतें आ सकती है, हम अश्योर रहें कि हमारे साथ मोदी जी हैं. 100% yes. India-US relationship will grow stronger. सुपर, थैंक यू. थैंक यू सागर जी, you. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. अमेजिंग.